हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड से संबंधित जितने भी सिलेबस के अंतर्गत पोर्शन दिए गए हैं, ख़ास तौर से यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं में, जिसमें कि उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी यहाँ पर अभी हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हमने उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के भूगोल के पूरे सेगमेंट को पूरा करा है, और उसके बाद अब हम उत्तराखंड के इतिहास वाले सेगमेंट को देख रहे हैं। और उसमें भी हमने कुमाऊं के चंद्रवंश तक की चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम पिछले कुछ लास्ट एक दो वीडियो लेक्चर से हमने गढ़वाल का जो परमार वंश था उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है, तो अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम, जैसे कि हमें पता है कि जो ये गढ़वाल का पंवार वंश था उसके बारे में हमने चीज़ों को देखना शुरू करा है। और उसमें हमने मुख्य रूप से जो कनकपाल से आगे और अजयपाल से पूर्ववर्ती जितने राजा थे उनसे जुड़े हुए पुरातात्विक अभिलेख जो देखने को मिले थे, वहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना अब बढ़ रही है। क्योंकि अब खाली ये पूछना कि पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो उसमें लोग कनकपाल नाम लगाते थे, सिर्फ उतना जानना ही अब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हमने अपने प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर में कनकपाल से शुरू करके हमने अजयपाल के पूर्ववर्ती शासकों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, और इसके साथ साथ हमने अजयपाल के भी बारे में कुछ चीज़ें आत्मसात कर ली हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने अजयपाल तक की कहानी को देखा था, और यहीं पर अगर मैं थोड़ा अजयपाल, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक शासक रहा है पंवार वंश का, इसकी स्थापना, इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इसको देखा जाता है। कई, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मानवोदय काव्य हैं या रामायण प्रदीप जैसी पुस्तकें हैं, उसमें इस अजयपाल को ही एक संस्थापक माना गया है। उसका कारण ये था कि इससे पूर्ववर्ती जो शासक रहे, चाहे जगतपाल रहा हो या लक्ष्मणदेव जैसे जो शासक जिनके सिक्के हमें देखने को मिले, उनके बारे में काफ़ी सारी बातें नहीं पता थी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक पॉइंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए हल्का सा लिंक करा देता हूँ कि अजयपाल वो शासक था जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था। और इसकी तुलना जो है वो सम्राट अशोक से की जाती है। सम्राट अशोक से इसलिए की जाती है कि जिस तरीके से कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक तरीके से धर्म का मार्ग अपना लिया था, राजसत्ता या हिंसा छोड़ दी थी, तो उसी तरीके से अजयपाल को भी कहा जाता है कि जब उसने 52 गढ़ जीते, युद्ध करते करते वो थक गया, तब उसने सम्राट अशोक की तरह ही युद्ध को त्याग दिया था। तो ये अजयपाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर थीं। और इसी के साथ हमने ये देखा कि अजयपाल के शासन में जो सामाजिक धार्मिक स्तर पर भेदभाव था, खान पान संबंधी भेदभाव था, सेनाओं में जातिगत आधार पर भेदभाव था, तो वहाँ पर भी खान पान की दिक्कत थी। तो उसके लिए अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों का एक वर्ग निर्मित करा था। तो ये अजयपाल से जुड़े हुए ये हमारे पास फैक्ट रहे हैं। और एक चीज़ ये भी हमें देखनी है कि एक जो ग्रंथ हमने पढ़ा है मानवोदय काव्य, मानवोदय
काव्य, इस मानोदय काव्य नामक ग्रंथ में हमारे इस अजयपाल को भीम, कुबेर व युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और युधिष्ठिर के साथ इसकी तुलना की गई है। तो ये मानोदय काव्य में ये सारी चीज़ें अजयपाल के लिए लिखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले हमने वीडियो लेक्चर में देखा इसके धार्मिक विश्वास की बात करें तो अजयपाल एक ऐसा शासक था जिसके समय नाथपंथी संप्रदाय को क्या किया गया था, इसको ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया था। ये हम देख चुके थे लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में। तो इस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नाथपंथी जो धार्मिक संप्रदाय था इसको अजयपाल ने अपना समर्थन दे रखा था और इसे खुद इस अजयपाल को आदिनाथ के रूप में उद्घोषित किया जाता था। ये जो अजयपाल था इसको नाथ पंथियों के 84 सिद्धों में एक माना गया है। मतलब अजयपाल इन 84 सिद्धियों में से एक शासक रहा है। ऐसा ये सब मिलाकर अजयपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं अजयपाल से जुड़ी हुई। और अगर इस शासक के बारे में हमने जितनी चीज़ें अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी थी उसको थोड़ा अगर हम समराइज़ करें तो यही कुछ पॉइंट निकलते हैं जो लिखे गए हैं। इसके अलावा एक जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ चीज़ें बची होंगी अजयपाल से जुड़ी हुई, वो थी, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो पहले बता दी गई हैं। एक है कि इसने माप तौल का मानकीकरण किया है। तो ये है माप तौल का मानकीकरण। अब ये जो मानकीकरण है इसको कहा जाता है घूली पाथा कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखने लायक है कि जो देवगढ़ शिलालेख है, इस देवगढ़ शिलालेख में इसको कहा गया है, इसी घूली पाथा को अजयपाल का धर्म पाथा। तो घूली पाथा या अजयपाल का धर्म पाथा, तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि पंवार वंश के दौरान घूली पाथा नामक पद्धति की शुरुआत किसने करी थी, तो उसका जवाब होगा अजयपाल के समय ये चीज़ें करी गई थी, जब अजयपाल ने माप तौल की इकाइयों का मानकीकरण अपने द्वारा कर दिया गया था। तो ये तमाम जितनी चीज़ें थी अजयपाल से जुड़ी हुई थी। इसको एक तरीके से पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में मान दिया जाता है। इससे पहले के भी कई शासक थे, उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से अपने आखिरी लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने बता रखा है। क्योंकि गढ़वाल वंश की अगर इतिहास को देखना है तो हमारे पास साहित्य तो हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास वंशावलियां हैं, लेकिन उसमें भी हमें कई तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। इसलिए जो अभिलेख रहे हैं, मुद्राएं इनके द्वारा जारी किया गया है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो सब हमने पहले देख लिया है और यहाँ पर हमने अजयपाल से जुड़ी हुई जो चीज़ें थीं वो भी यहाँ पर समझ ली हैं। तो अब हम गढ़वाल के पंवार वंश के अंतर्गत अजयपाल के पश्चात, चाहे वो हम देखेंगे कि कुछ शासक हैं सहजपाल, बलभद्रपाल और जो मान शाह है,
उसका शासन देखेंगे, श्याम शाह है उसका शासन देखेंगे। तो अब इन राजाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा और इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हमने अजय पाल तक की कहानी को अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम यहाँ पर हाँ एक चीज़ ये है कि इनकी जो कुल देवी थी अजय पाल की वो कौन थी, मैंने लास्ट में बताया था। कुल देवी जो रही हैं वो राजेश्वरी देवी रही हैं। तो इस तरीके से मैंने शुरुआती अपने कुछ मिनटों में अजय पाल से जुड़े हुए जितने भी बहुत ज़रूरी एक तरह से फैक्ट्स हैं, वन लाइनर हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गढ़वाल का पवार वंश ये रहा है। अब हम जो अजय पाल के पश्चात जो हमारे शासक रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अभी जो हमने शासक देखा तो ये शासक हमारा अजय पाल होता है। अजय पाल 1490 से लेकर 1519 के बीच में इसका शासन रहता है और इसके बाद हमें कई शासक कुछ सीमित अंतराल पर हमें इस पंवार वंश पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो उनका सिर्फ हमें नाम एक तरीके से देख लेना है, तभी जाकर ये चीज़ें हमारी पूरी होंगी। तो क्योंकि हमने अजय पाल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं, इसके बाद हमें ये देखना है कि अजय पाल के बाद 4 ऐसे शासक आते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन उनका नाम हमें पता होना चाहिए। वो हैं कल्याण पाल। अब पाल ये जो नामांत है ये शुरुआती पवार शासकों के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। बाद में हम देखेंगे कि शाह नाम का भी एक नामांत जुड़ेगा, उसको लेकर शाह और शाह ये 2 तरह के विवाद होंगे, उसको हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर जो एक शासक आएगा अजय पाल के बाद वो होगा कल्याण पाल और फिर उसके बाद हमें एक सुंदर पाल नाम का शासक दिखाई देगा। उसके बाद हम देखेंगे एक हंस देव पाल नामक एक शासक देखने को मिलता है। इन शासकों से जुड़ा हुआ हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, केवल वंशावलियों में इनसे संबंधित बातें देखने को मिलती हैं। तो इन 3 के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल हमें अजय पाल के बाद जो ये शासक बने हैं वो नहीं हमें देखना है। हम अगर अब सीधे देखेंगे तो एक शासक है विजय पाल। तो ये शासक जो है वो विजय पाल नाम का शासक यहाँ पर देखने को मिलता है। विजय पाल नामक शासक के बारे में जो पहली चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के मैप को देखें, गढ़वाल के पोर्शन को देखें, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा गढ़वाल का रहा है, उत्तरी हिस्सा जो रहा है, उत्तरी गढ़वाल का जो पोर्शन रहा है, इस उत्तरी गढ़वाल के उत्तर की दिशा में ये जो पूरा हिस्सा रहेगा ये तिब्बत का हिस्सा रहा है शुरू से। तो ये इसको भोट देश कहा जाता था। तो इस भोट देश से हमारे उत्तराखंड पर कई लगातार हमले होते रहे हैं, वो आगे हम परवर्ती काल में देखेंगे, चाहे वो मान शाह के समय की बात हो या महीपति शाह के समय की। तो उस समय भी हमले हुए, उनको उन्होंने कैसे टैकल किया वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हमने जो चीज़ें देखी हैं वो भोट देश
पर जो पंवार वंश में सबसे पहला हमला देखने को मिलता है वो मानशाह नहीं है, वो विजयपाल है। एक्यूरेट अगर देखा जाए तो वो विजयपाल के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि किस पंवार राजा ने सबसे पहले भोट देश पर आक्रमण किया, तो उसकी बारे में हम विजयपाल लिखेंगे। लेकिन अगर कौन सा सबसे ज़्यादा सफल विजित अभियान था, तो वो मानशाह था, जो हम बाद में अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर विजयपाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसने भोट प्रदेश पर हमला किया था। इसने भोट प्रदेश पर एक हमला किया था। तो ये है इस विजयपाल से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और इसमें दो नाम हैं, एक विद्वान है देवराज, तो एक उनका एक कथन है इससे संबंधित, इसके परिणाम से संबंधित, और दूसरे हैं विजय राम रतूड़ी, उनकी अपनी वंशावली है जिसको हमने देखा है। तो जो देवराज हैं उन्होंने कहा कि इसमें विजयपाल विजयी रहा, जबकि विजय राम रतूड़ी कहते हैं कि ये अभियान असफल हो गया था और विजयपाल को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अजयपाल के पश्चात जो ये तीन शासक हैं, कल्याणपाल, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, तो इनसे संबंधित हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हमें डिटेल में प्राप्त होती है। बस ये विजयपाल है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसने भोट प्रदेश पर हमला किया था, और इसमें कुछ लोगों का मानना है कि वो विजय था, लेकिन किसी का मानना है कि उसने इसमें उसकी पराजय हमें देखने को मिली थी। तो पंवार वंश के अंतर्गत भी हमारे पास कई सारे शासकों की लिस्ट होगी, और उसमें क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें विजयपाल तक की कहानी को हमने यहाँ देखा है। अब जो सबसे प्रमुख शासक आएगा वो हमें देखना है, उसका नाम सहजपाल होगा। तो ये कहानी अब शुरू होती है। तो एक तरीके से अब अजयपाल के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उसको हमें देखना है। तो अब हमारा जो अगला शासक आता है वो है सहजपाल। ये एक नेक्स्ट शासक है, और महत्वपूर्ण शासकों की सूची में इसको अजयपाल के पश्चात रख दिया जाएगा। अजयपाल के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक सहजपाल की सत्ता आती है, और इसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो है 1547 से लेकर 1575 ईस्वी के बीच में। तिथियों को लेकर ऊपर नीचे अलग अलग पुस्तकों में है, लेकिन ये एक सर्वमान्य तिथि है 1547 से 1575 के बीच में। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारे पास परंपरागत वंशावलियाँ रही हैं, परंपरागत वंशावलियों की मतलब कि जो बैकेट की सूची है, विजय राम रतूड़ी की सूची है, सभासार पुस्तक है सुदर्शन शाह की, तो उसमें जो वंशावली दी गई है उसमें इस शासक का नाम है, और उसके बारे में ये लिखा है कि
जो परंपरागत वंशावलियों में शासक के बारे में है कि ये जो सहजपाल है वो इस वंश से जुड़ा है। इसके बारे में ये है कि हमारे पास जो परंपरागत वंशावलियां हैं उसमें इसको महाराजा धीराज कहा गया है। और ये जो महाराजा धीराज है ये अजेयपाल के पश्चात पांचवा राजा था जो कि पवार सत्ता की गद्दी पर बैठा था। तो फिफ्थ यानी कि पंचम राजा रहा है। तो परंपरागत वंशावलियों में अजेयपाल के पश्चात जो पांचवा राजा आता है वो सहजपाल है। मतलब हमने देखा कि ये जो हमारे पास हैं कुल मिलाकर ये जो हमारे पास शासक हैं अजेयपाल, उसके बाद हमने कल्याण शाह, हमने वहाँ पर सुंदरपाल और उसके बाद हमने हंसदेवपाल देखे। तो इस तरीके से विजयपाल हमने देखा। तो वो 4 शासक रहे हैं और तब जाकर ये 5वां शासक हमारा कौन बना है, सहजपाल यहाँ पर बना है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ये सहजपाल है इसको लेकर मानवोदय काव्य में और रामायण प्रदीप नामक जो पुस्तक है इसमें क्या कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि सहजपाल वास्तविक तौर पर इसको हमने सीधे इन पुस्तकों में अजेयपाल का उत्तराधिकारी मान लिया है। सीधे अजेयपाल का उत्तराधिकारी मान लिया गया है। तो मानवोदय काव्य तो ये कहता है कि सहजपाल जो है वो अजेयपाल का उत्तराधिकारी है, जबकि जो परंपरागत वंशावलियां हैं वो इनके बीच के 4 राजाओं को भी जोड़ती हैं। इन पुस्तकों में जो बीच के 4 राजा रहे हैं उनको कल्पना मात्र माना गया है, उनकी कल्पना की गई है, वास्तविक नहीं रहे होंगे ऐसा माना जाता है। तो ये मानवोदय काव्य की स्थिति ये है। तो ये 2 चीज़ें हमने इसमें सहजपाल से जुड़ी हुई देखी हैं। अब हम इसके आगे कुछ फैक्ट देखेंगे और वो ये हैं कि ये जो शासक रहा है इस शासक का जो रघुनाथ मंदिर हम देख रहे हैं, रघुनाथ मंदिर देखा जाएगा तो रघुनाथ मंदिर में यहाँ पर इस वंश के जुड़े हुए 5 अभिलेख देखने को मिले हैं। तो इससे इसकी क्या ऐतिहासिकता सिद्ध होती है, क्योंकि वो शासक रहा होगा तभी तो उसने अभिलेख जारी किए होंगे। पुस्तकों में तो नाम कैसे भी लेखक की मंशा पर निर्भर करता है, वो ऐड हो सकता है, लेकिन पुरातात्विक आधार ये बनाते हैं कि ये शासक ऐतिहासिक तौर पर था। इसके 5 अभिलेख रघुनाथ मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो ये हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। अगली चीज़ जो इसमें है वो ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा 1 पॉइंट इसमें और ऐड कर लूँ तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि इसके अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं, 5 अभिलेख मिले हैं। 5 अभिलेख मिले हैं और वो कहाँ पर, रघुनाथ मंदिर, और ये मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग। तो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में सहजपाल के हमें कुछ अभिलेख देखने को मिलते हैं। और ये जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख जो से मिले हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि ये जो शासक था वो मुगल दरबार, अगर मुगल काल के समय लिखे हैं तो मुगल बादशाह इसके समय कौन रहा होगा, क्योंकि हमें कंपैरेटिव देखना है। तो वहाँ पर तब रहा होगा अकबर, ये अकबर का समकालीन रहा होगा। और दूसरा सहजपाल के समय जो चंद्र राजा रहे हैं, चंद्र राजा, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत ये समझना होगा कि जब गढ़वाल में
सहजपाल का शासन था तो उस समय कुमाऊं के 2 राजा इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें यह है कि कुमाऊं में उस समय भीष्मचंद्र और बालो, कल्याणचंद्र और रुद्रचंद्र, ये शासक बारी बारी से आए होंगे। इसके समकालीन इसको माना जा सकता है हमारे सहजपाल के इस शासनकाल को देखते हुए। और एक तरीके से 5वां राजा था। तो जहां हम देख रहे हैं कि अजयपाल जो हमारा है, अजयपाल के बारे में हमने जो देखा कि वो 1519 तक शासक रहता है। तो 19 से 47 ये कुल मिलाकर हमारे पास 28 सालों का एक टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 28 वर्षों के दौरान, अजयपाल के पश्चात 28 वर्षों के दौरान हमारे पास पंवार वंश के 4 राजा देखने को मिलेंगे। एक का नाम कल्याणपाल, सुंदरपाल, हंसदेवपाल और विजयपाल, जिसको भी मैंने पहले बता दिया है। तब ये जाकर एक 5वां राजा बनता है। लेकिन मानवोदय काव्य या रामायण प्रदीप में देखें तो ये 5 राजा जो रहे हैं, इनको 5वां राजा की जगह सहजपाल को सीधे अजयपाल का उत्तराधिकारी माना। बीच के जो राजा रहे हैं उनको इन्होंने कपोल कल्पना मान ली और उनको हटा दिया। तो ये पुस्तकें जो मानवोदय काव्य लिखी गई है, अभी हम देखेंगे मानशाह के समय पुस्तक लिखी जाती है, तो उसमें अजयपाल को वास्तविक और दूसरे नंबर पर सहजपाल को रखा गया है शासकों के क्रम के अनुसार। लेकिन वैसे हम देख रहे हैं कि 28 वर्षों का गैप है, 4 राजा हैं, इसलिए 5वां राजा होगा। फिर इसके अभिलेख के बारे में हमने कुछ चीज़ें देख ली और ये देखा कि मुग़ल बादशाह जो रहा है वो उस समय अकबर रहा है और चंद्र राजाओं के 3 नाम इसके समकालीन होते दिखते हैं। तो अब इसके समय पर अकबर, जब ये मुग़ल बादशाह रहा है तो कुछ गतिविधियां हुई होंगी, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो अकबर के समय क्या हुआ था, सहजपाल और अकबर के बीच का एक तरीके से हम वो देखते हैं कि कुछ घटनाएं यहाँ पर जो घटित हुई थी वो क्या थी। देखें, ये जो हम उत्तराखंड के इतिहास को अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो ऐसा है कि उत्तराखंड के इतिहास के प्रति जो हमारी समझ है वो अब पहले के तुलना में ज़्यादा अच्छी स्थिति में चली गई है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो विवादित हैं, तो वहाँ पर मैं दोनों पॉइंटों को बता दे रहा हूँ। परीक्षाओं में वो वैसे पूछे कम जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर पूछ दिया गया, जैसे अभी हम गढ़वाल के इतिहास में ही देखेंगे पंवार वंश के, कि शाह नाम की उपाधि जो है वो कैसे मिली, तो उसमें कई सारी बातें हैं, वो उतनी ज़रूरी नहीं है। पहला किसको मिला था ये भी हमें देखना है। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले हम अब सीधे ये देखते हैं कि जो गढ़वाल का पंवार वंश है तो उसमें सहजपाल को हमने यहाँ देखा है। तो सहजपाल से जुड़ा हुआ ये है कि ये अभी हमने देखा कि अकबर का समकालीन माना जाता है, इसको समकालीन माना जाता है। और ऐसी चंद्र शासन के दौरान अकबर का समकालीन कौन माना जाता है, रुद्रचंद्र, और उससे पहले बालो कल्याण चंद्र, यही उस समय भी रहे थे। तो चंद्र कुमाऊं के रीजन में, तो ये अकबर का समकालीन था। और इसके समय एक अकबर का मनसबदार था और कांठगोला का वो जागीरदार था, जिसने, तो कुल मिलाकर ये देखेंगे कि 1575 में एक अकबर का जागीरदार है, या इसको हम कह सकते हैं जागीरदार ये या मनसबदार है अकबर का। और ये जो मनसबदार यानी कि उसका एक अधिकारी रहा है, मनसबदार रहा है, और तथा वो कांठ गोला एक जगह है, वहाँ का ये जागीरदार रहा था। मतलब ये जागीर कांठ गोला की उसको प्राप्त थी।
जिसका नाम था हुसैन खां। तो ये सहजपाल के समय अकबर का एक मनसबदार हुसैन खां, जो कि काठगोला का हम यहाँ पर देख रहे हैं जागीरदार था, उसने हमारे गढ़वाल के शिवालिक रेंजेस पर, गढ़वाल की शिवालिक पहाड़ियों पर एक आक्रमण किया, एक छोटा सा आक्रमण किया। और जो एक जगह हम इसको याद रखना है कि वो जगह थी जहाँ पर इसने एग्जैक्ट जहाँ पर इस हुसैन खां का हमला हुआ था, तो वो जगह थी पूर्वी दून घाटी का एक बसंतपुर नाम का जगह थी, जहां पर इस हुसैन खान ने आक्रमण किया, जो कि अकबर का मनसबदार था और काठगोला का जागीरदार था। तो उसके समय ये हमला हुआ और गढ़वाल की जो शिवालिक पहाड़ियां थी वहां पर ये बसंतपुर था। और लेकिन इस हमले से अकबर प्रसन्न नहीं था। उसने इस हुसैन खां को कहा कि आप वापस आ जाओ उस जगह से छोड़कर, और फिर अकबर की बात इसने मानी और ये वापस चला गया। तो कहने का मतलब ये हुसैन खां नाम जो हमारे लिए है ज़रूरी है। फिर अकबर जो है उसका ध्यान जो था इस हमले के बाद इन जो गंगा घाटी रही है, जो ये हमारी गंगा घाटी रही है, हरिद्वार के आसपास का रीजन रहा है, उसकी तरफ जाता है। वो कई एक तरह से खोज अभियान यहाँ पर वो भेजता है। और ये भी माना जाता है कि जो गंगा जल था उसको वो कई सारे मटकों में भरकर हरिद्वार से बैलगाड़ियों पर लाद कर वो दिल्ली दरबार में जाते थे। मुग़लों की जो भोजन बनता था उसमें अकबर उसमें बना हुआ भोजन ग्रहण करता था। तो वो उस सारी चीज़ें अकबर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस अभियान से पहले हुसैन खान नामक मनसबदार जो था उसका हमला बसंतपुर में हुआ था, जो कि अकबर के समय की घटना है, तिथि 1575। तो ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं सहजपाल से जुड़ी हुई जो हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये कुछ एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर के द्वारा, यहाँ मैं पॉइंट से लिख देता हूँ कि अकबर के द्वारा जो योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में एक बड़ा घंटा अकबर द्वारा चढ़ाया गया था। तो ऐसा भी माना जाता है कि अकबर, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से उतना कट्टर नहीं था, वो धर्मनिरपेक्ष उसका स्वभाव था, वो सभी धर्मों को बराबर उसके द्वारा अपने शासन के अंतिम दौर पर महत्व दिया गया। शुरू में भले उसने कई तरह के हिंसात्मक गतिविधियां करी, लेकिन जब वो विभिन्न धर्मों के जो संपर्क में आया और उनसे उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष बन गया था और उसने अलग अलग धर्मों का समर्थन किया। तो इसी क्रम में उसने योग ध्यान बद्री में, ऐसा माना जाता है, ये स्थापित नहीं है, लेकिन योग ध्यान बद्री जो कि पांडुकेश्वर में है, वहाँ पर उसने एक घंटा, बड़ा सा घंटा उस मंदिर में चढ़ाया था। तो ये सहजपाल से जुड़ा हुआ कुछ ज़रूरी हमारे पास फैक्ट था। तो एक तरीके से हमने अपने इस वंशावलियों के माध्यम से हमने कुल मिलाकर ये जो सूची थी इन राजाओं की, उसमें दूसरी सूची जो कि महत्वपूर्ण सूची है सहजपाल की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करी है। अब हम आगे कुछ अपने शासकों को देखेंगे। तो अब हम चलते हैं कि अगला हमारा कौन सा शासक यहाँ पर आएगा।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट शासक पढ़ना है, नेक्स्ट राजा पढ़ना है, वो है बलभद्र पाल। उसको बलभद्र शाह भी कहा जाता है, लेकिन अभी उसकी कहानी अलग है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ जो बलभद्र पाल है, इसका जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है वो 1575 से लेकर 1593 के बीच में कहीं पर एडी में कहीं पर वो देखने को मिलता है। तो गढ़वाल के पंवार वंश को हम देख रहे हैं, उसमें हमने अजयपाल को देख लिया है और उसके बाद हमने दूसरा महत्वपूर्ण शासक सहजपाल को देख लिया। अब हम बलभद्र पाल या बलभद्र शाह को देखेंगे। तो ये जो शासक रहा है, ये तमाम परंपरागत वंशावलियों में इसका नाम देखने को मिलता है। इसको ये जो शासक है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो हम देखेंगे कि अलग किस्म की है। उसको भी हमें यहाँ पर देखना होगा। तो बलभद्र पाल, पहला पॉइंट इसके लिए ये है कि जो गढ़वाल की जितनी भी हमारे पास परंपरागत वंशावलियां हैं, इन परंपरागत वंशावलियों में इस बलभद्र पाल के लिए इस बलभद्र पाल का नाम देखने को मिलता है, बलभद्र पाल का नाम देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा इस शासक को हम या इसको हम बलभद्र शाह भी कहते हैं, ऐसा भी इसका नाम है। तो परंपरागत वंशावलियों में इसका नाम बलभद्र पाल या बलभद्र शाह भी कहा जाता है। इसको अलग अलग नाम है, इसमें एक नाम है राम शाह, एक नाम है बलराम शाह और एक नाम है बहादुर शाह। तो ये अलग अलग नाम हैं, ये इसी बलभद्र पाल या बलभद्र शाह के लिए प्रयुक्त किए गए अलग अलग स्रोतों में नाम हैं। एक नाम और आएगा दुलारा राम शाह का, तो वो अभी हम उसको देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये कुछ उसके सामान्य नाम हैं। ये भी परीक्षाओं में इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राम शाह नाम का शासक कहाँ था। तो बलभद्र पाल का ही नाम राम शाह भी है, बलभद्र शाह भी उसे कहा जाता है और बहादुर शाह भी उसके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला नाम है। तो ये एक तरीके से क्या था, बलभद्र पाल किसका उत्तराधिकारी है इन परंपरागत वंशावलियों में। तो परंपरागत वंशावलियों में बलभद्र पाल को, अभी हमने कौन सा शासक पढ़ा, सहजपाल, बलभद्र पाल को बलभद्र पाल को सहजपाल का उत्तराधिकारी माना गया है, उत्तराधिकारी माना गया है। ठीक, तो बलभद्र पाल को सहजपाल का उत्तराधिकारी माना गया है, बलभद्र पाल। तो ये एक पॉइंट है, लेकिन इस पर भी कई तरह के विवाद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बलभद्र पाल सहजपाल का उत्तराधिकारी नहीं था। वहाँ पर कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि बलभद्र पाल की जगह सहजपाल का जो उत्तराधिकारी था वो मानशाह था। मानशाह का जो एक तरीके से चाचा था वो था बलभद्र शाह। तो ऐसी बातें भी हैं। तो परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा ये नहीं पता है, तो दोनों में पॉइंट लिखा देता हूँ यहाँ पर कि इसी उत्तराधिकारी से संबंधित जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक पुस्तक है जिसके बारे में बहुत बार हमने चर्चा करी है, नाम आता रहा है, मानवोदय काव्य, और इसके साथ दूसरी पुस्तक है रामायण प्रदीप। ये नाम याद हो जाने चाहिए। इन दोनों पुस्तकों में सहजपाल का उत्तराधिकारी
सहजपाल का उत्तराधिकारी किसे माना गया है? वो माना गया है मानशाह को। तो मानशाह का नाम आता है मानोदय काव्य में सहजपाल के उत्तराधिकारी के रूप में। इस वजह से कुछ हमारे विद्वान हैं, शिव प्रसाद डबराल और एक और है एटकिंसन, ये जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने सहजपाल के उत्तराधिकारी के तौर पर बलभद्रपाल को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हम दोनों देख लेते हैं। बलभद्रपाल को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा उत्तराधिकारी रहा है, क्योंकि इसका नाम तो परंपरागत वंशावलियों में आता है सहजपाल के पश्चात। तो ये कुछ पॉइंट थे इससे जुड़े हुए, ये हमने यहाँ पर देखे। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि इस उत्तराधिकारी को लेकर एटकिंसन ने क्या चीज़ खोजी थी, और उससे इसका एक और नाम पता चलता है बलभद्र पाल का। तो मैं यहाँ पर इसके नाम को लेकर, इसके उत्तराधिकारी होने को लेकर जितने ज़रूरी फैक्ट हैं वो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने चीज़ें देखी। अब अगली जो पॉइंट होगा यहाँ पर इसको समझने के लिए वो देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमने इसके जो नाम देखे हैं वो क्या रहे हैं? तो वो रहे हैं, ये बलभद्रपाल है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये बलभद्र शाह भी है, बलभद्र शाह भी है, यही राम शाह भी है, यही बहादुर शाह भी है, और इसी को अगर हम देखें तो बलराम शाह भी कहा गया है। तो ये तीन नाम देखें। फिर उत्तराधिकारी के तौर पर कुछ जगह सहजपाल के बाद जो नाम आता है वो बलभद्र का आता है, बलभद्रपाल का आता है। तो कहीं पर सहजपाल के बाद जो नाम आता है वो सीधे मानशाह का भी देखने को मिलता है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ देख ली। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है जो एटकिंसन के समय हमें देखने को मिलती हैं। तो एटकिंसन जो था उसको इस पर्वतीय रीजन से 1580 ईस्वी का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो बलभद्र एटकिंसन को 1580 का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और इस ताम्रपत्र में क्या लिखा है? इस ताम्रपत्र में ये लिखा है कि महीपति शाह का आसन्न पूर्वज, यानी कि ठीक उसका एक पीछे का जो राजा था वो दुलारा राम शाह था। तो ये लाइन वहां पर उस ताम्रपत्र में लिखी है। तो इसको अब जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि यहाँ पर जो महीपति शाह लिखा है ये गलत, उसका इन्होंने आइडिया लगाया है। यहाँ पर जो नाम है वो मानशाह है, वो नाम मानशाह है। और ये जो दुलारा राम शाह लिखा है ये और कोई नहीं, ये बलभद्रपाल का ही एक अनदर नाम है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये बलभद्र शाह या बलभद्रपाल ही है। तो इस तरीके से इसका जो एक और नाम आएगा वो आएगा दुलारा राम शाह। तो शुरू में हमने दो चीज़ें, हाँ, इसके टाइम पीरियड को देखा और दूसरा हमने इसके उत्तराधिकारी ये किसका था ये देखा, और तीसरा हमने इसके अलग अलग जो नाम हैं वो भी देखे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर एक चीज़ है जो समझने वाली है
कि ये जो शासक रहा है ये अपने कई तरह के नामों की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं में एग्ज़ामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम यहाँ पर दे सकता है और हम उससे सही उसका रूप हम देख पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए ये पूरा मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल से चीज़ें बताई हैं। अब अगली चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि ये शाह नाम की जो उपाधि है ये कहाँ से और किस ढंग से शुरू होती दिखती है और इसको लेकर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी खैर परीक्षा में कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी अपनी इसके प्रति अपना समझ बनाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पंवार वंश में शाह नाम हर जगह हमें जुड़ता हुआ नज़र आएगा। तो इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो सीधे अगर हम देखें तीन चीज़ें हैं। अब इनका नामांत जो है वो किस तरीके से शाह या शाही रूप में हमें दिखा था। तो अगर हम ये देखें तो पंवार राजाओं के अगर हम नाम देखें, वंशावलियां देखें, तो बलभद्र शाह से शाह उपाधि शुरू होती दिखती है। लेकिन अगर हम वास्तविक तौर पर देखें तो जो हमने अजय पाल देखा था, अजय पाल के बाद जो दूसरे नंबर का शासक था कल्याण पाल, उसके लिए कल्याण शाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर उसके बाद वापस से हम देखते हैं कि सुंदर पाल आ जाता है, तो सुंदर पाल आ जाता है, तो यानी कि वो नाम हमारा यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। फिर पाल ही पाल नाम चलने लगते हैं और फिर बलभद्र पाल के समय फिर से शाह नाम दिखता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पंवार वंश में कोई ये कहे कि पहला शासक कौन था जिसने शाह उपाधि लगाई, तो वैसे तो बलभद्र शाह है, लेकिन यहाँ पर ये भी विवाद है कि क्या पहला नाम जो था वो कल्याण शाह के नाम में भी शाह दिखता है, तो किसको कहें, तो ये भी विवाद की चीज़ है। अब वो ऑप्शन के हिसाब से हमें पता चलेगा। लेकिन अगर बलभद्र शाह के साथ कल्याण पाल या कल्याण शाह भी दिखा है तो फिर उसमें आंसर क्या लगाएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि बलभद्र शाह, जो बलभद्र शाह था, जो बात यहाँ पर भले उसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य ना मिलता हो, लेकिन बलभद्र शाह को शाह की उपाधि सबसे पहले प्राप्त हुई, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर किसने दी थी, मुगलों के द्वारा दी गई थी। तो ये एक जरूरी एक हमारे पास ये दिल्ली के शासकों के द्वारा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दे दी गई थी और ये एक इसमें ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये कई विद्वान इस चीज़ को महज हम कह सकते हैं कि इसको वो सही नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये जो शाह की उपाधि थी, जिसको कई जगह शाह भी लिखा गया है, वो कोई मुगलों के द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, वो दिल्ली के शासकों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। उनका ये कहना है कि इससे पहले हमें कई तरह की जो पुस्तकें रही हैं प्राचीन काल की, उसमें ये शाह नाम के जो शब्द हैं ये देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे देखने को मिलते हैं इसको हम देखें तो ये कैसे देखने को मिलते हैं, अगर इसको हम देखें तो
बलभद्र शाह, एक साधारण सा प्रश्न होगा कि किस पंवार राजा के नाम में शाह उपाधि सबसे पहले जोड़ी गई, तो वो अगर ऑप्शन में कल्याण शाह नहीं है तो बलभद्र शाह ही उसका सही उत्तर होगा। दोनों होंगे तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो जो भाषाविद हैं वो ये कहते हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि शाह नाम की उपाधि अगर मुगलों ने दी थी, ये बात हम नहीं मानते हैं, तो शाह शब्द कैसे जुड़ा उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ देख रहे हैं। तो जो भाषाविद हैं प्राचीन ग्रंथों का, वो मानते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है राजा धीराजाए प्रसहा साहिने, ये एक संस्कृत की एक पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है हमारे प्राचीन ग्रंथों में, और वहाँ पर भाषाविद कहते हैं कि जो शासक अपने आप में प्रभुत्व संपन्न रहा है, वीर रहा है, वो अपने नाम के आगे हमेशा राजा धीराजाए प्रसहा साहिने, साहिने मतलब शाह शब्द जोड़ते हुए प्राचीन काल में भी दिखे हैं। तो उसी चीज को इन्होंने पंवार वंश से जोड़ा, और उसमें शाह और शाही शब्द तो ठीक है, लेकिन ये जो शाह है ये अपने आप में अशुद्ध चीज है। ये शुरुआत में शाह नहीं था, ये शुरुआत में शाह ही था, इसको अशुद्ध मान लिया गया। बाद में परवर्ती काल में 17-18 सेंचुरी में जो शासक हुए, उन्होंने दिल्ली दरबार के प्रभाव में, दिल्ली के शासकों के प्रभाव में, दिल्ली शासकों के प्रभाव में अपने नाम में क्या जोड़ दिया है, शाह जोड़ दिया। तो वास्तव में ये शाह है जो कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, जो कि वीरता, जो प्रभुत्व संपन्नता, वह वीरता को दिखाता है, वो शब्द यहाँ पर जुड़ा था। तो दो चीजें यहाँ पर पता चली। एक बात तो पता चली कि पंवार राजाओं में पाल नाम जो पहले से दिखता था, वो नाम जो है वो कन्वर्ट कैसे होता है पाल नाम से शाह नाम के बीच में, या शाह भी कह सकते हैं, इसमें चेंज कैसे होता है उसके बारे में एक चीज़ तो ये कहा गया है कि हमें एक शासक मिलता है अजय पाल, उसके बाद जो शासक आता है कल्याण शाह उसका नाम हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन वैसे वास्तविक तौर पर जो बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों की पुस्तकें हैं उसमें ये कहा गया है कि बलभद्र पाल को उसकी वीरता के लिए मुगल शासकों ने शाह की उपाधि दी थी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मुगलों के द्वारा शाह की उपाधि दी गई, एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी शाह शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, तो वहाँ से भी है। तो प्रश्न क्या होगा, उसके दोनों डायमेंशन मैंने बता दिए। साधारण प्रश्न होगा तो बलभद्र शाह ही उसका ऑप्शन होगा। अगर कल्याण शाह भी लिख के आ गया और बलभद्र शाह भी आ गया तो राजवंशावलियों में हमें अजय पाल के बाद एक शाह नाम के राजा का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम कल्याण शाह है। तब हम वहाँ पर जो टिक करेंगे वो कल्याण शाह ही सही होगा। तो ये हम यहाँ पर नाम में जुड़े हुए शाह शब्द को देख लिया, उससे पहले उत्तराधिकार को लेकर जो तमाम विवाद थे वो देख लिए, टाइम पीरियड देख लिया। अब इसके समय पर एक जो घटना हुई थी कि रुद्रचंद्र का हमला होता है गढ़वाल पर, उससे जुड़ा हुआ एक अनदर फैक्ट हम देखेंगे। तो गढ़वाल के पंवार वंश में जो हम तीसरी चीज बलभद्र शाह के अंतर्गत देखेंगे वो होगा बलभद्र पाल। में ही लिखता हूं, बलभद्र पाल के समय कौन सा शासक है वो,
बलभद्र पाल के समय चंद्र राजा किसका नाम मैं ले रहा हूं, रुद्रचंद्र का आक्रमण। तो यहां पर अब हम देखेंगे बलभद्र पाल के समय रुद्रपाल का जो आक्रमण होता है उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हमें देखनी है। तो बलभद्र पाल के समय जो रुद्रचंद्र का आक्रमण होता है वो कहाँ होता है, तो ये हमारी हेडिंग है, रुद्रचंद्र का आक्रमण। और ये आक्रमण जो होता है ये होता है बधाड़गढ़ पर हमला होता है रुद्रचंद्र का। तो ये हम देखेंगे कि जो हमारा गढ़वाल है, तो इस गढ़वाल का, और ये हमारा कुमाऊं है, और इस कुमाऊं का जो एक कॉमन एरिया है यहाँ पर, इसी एरिया में हमें बधाड़गढ़ देखने को मिलता है। तो इस पर यहाँ पर रुद्रचंद्र जो उस समय हम देखेंगे कि अल्मोड़ा का शासक था, क्योंकि राजधानी ट्रांसफ़र हो चुकी थी चंदों की चंपावत से अल्मोड़ा, वहाँ से इसने बधाड़गढ़ पर हमला किया। चूँकि बधाड़गढ़ से सटा हुआ कत्यूरी घाटी का उस समय शासक, क्योंकि कत्यूरियों की एक शाखा भी वहाँ पर शासन कर रही थी, तो वो जो हमला हुआ था बधाड़गढ़ पर, उस समय गढ़वाल के शासक हुआ करते थे बलभद्र पाल, ये गढ़वाल के शासक हुआ करते थे। और उसी समय इस पूर्वी गढ़वाल से जुड़ा हुआ कत्यूर घाटी के एक छोटे से शाखा का जो शासक था वो था सुकाल देव। तो सुकाल देव था कत्यूरी शासक एक तरीके से। तो इस कत्यूरी शासक सुकाल देव और बलभद्र शाह ने अपना एक ग्रुप बना लिया ताकि वो चंद्र शासक रुद्रचंद्र के हमले को निष्प्रभावी कर सकें। तो इन्होंने अपना एक गुट बना लिया उसके हमले से बचने के लिए। तो इस गुट का प्रभाव ये रहा कि उतना रुद्रचंद्र का हमला सफल नहीं हो पाया। इसी हमले में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि इस हमले में उसका जो सेनापति था इस युद्ध में, पुरसुपंत, वो क्या था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हम यहाँ पर एंगल समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगेंस्ट में इसमें कौन था, इसमें वो था रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र ने अपनी सीरा विजय के तुरंत पश्चात ये हमला किया था। बलभद्र पाल और सुकाल देव के संयुक्त सेनाओं से इनकी सेना टकराई थी। तो ये हल्की सी ये बात इसमें थी। अच्छा, ये जो बधाड़गढ़ पर हमला हुआ, और इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पॉइंट वाइज अगर मैं लिखूँ तो बलभद्र पाल के समय बधाड़गढ़ पर रुद्रचंद्र का आक्रमण होता है। इसमें बलभद्र पाल जो कि गढ़वाल का शासक था और सुकाल देव जो कत्यूरी घाटी का शासक है, उनकी संयुक्त सेना भिड़ गई थी रुद्रचंद्र के साथ, रुद्रचंद्र के विरुद्ध। और जो वो युद्ध था उसका नाम था
ग्वालदम का युद्ध। तो प्रश्न ये हो सकता है कि ग्वालदम का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो रुद्रचंद्र और बलभद्र पाल के बीच में। और इसकी दो तिथियां, क्योंकि इसमें जो है यहाँ हम देखेंगे कि इस युद्ध में रुद्रचंद्र का एक सेनापति था, रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषुपंत मारा गया था। तो इससे दो यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि युद्ध रुद्रचंद्र के बधाड़गढ़ पर हमले के में जो ग्वालदम का युद्ध हुआ उसमें पुरुषुपंत मारा गया। तो ये ग्वालदम का युद्ध को लेकर ये नाम जरूरी है पुरुषुपंत का। इसमें दो तिथियां हैं, एक है 1581 कोई कहता है और दूसरा कोई 1591 भी कहता है। अब ये दोनों तिथियां क्या हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि जो 1581 वाली तिथि है उसको लेकर वॉल्टन और एटकिंसन ने क्या कहा है, इसका समर्थन किया है कि ये तिथि वॉल्टन प्लस एटकिंसन, इन दो लोगों ने इस तिथि को स्वीकारा है। जबकि 1591 तिथि कैसे होती है, तो वो पता चलता है एक गंगोली ताम्रलेख से पता चलता है, जो कि 1590 का है, जो कि पुरुषुपंत के द्वारा जारी किया गया है। तो ये दोनों ग्वालदम के युद्ध को 1581 बताते हैं, जबकि अभिलेखीय साक्ष्य ये बताते हैं कि 1590 तक पुरुषुपंत जीवित था, तभी तो उसने अपने ताम्रपत्र जारी करे होंगे, ताम्रलेख जारी करे होंगे। तो अगर वो 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ है तो वो तो 1581 में ही उस युद्ध में मारा जा चुका होगा। तो 1590 का उसका गंगोली ताम्रपत्र कैसे प्राप्त होता है। तो अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये तिथि हमारी सर्वमान्य होगी। तो प्रश्न में अगर ये आए कि ग्वालदम का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो उसमें कोई विवाद नहीं है, रुद्रचंद्र और बलभद्रपाल या बलभद्रपाल और सुकाल देव की संयुक्त सेना और रुद्रचंद्र के बीच में हुआ था। लेकिन अगर तिथियों के बीच के अंतर को देखा जाए तो दो तिथियां मिलती हैं। अगर 1591 नहीं है तो 1581 लगा दिया जाए, और अगर दोनों हैं तो फिर आयोग के द्वारा किसको स्वीकार किया जाएगा वो अलग विषय होगा। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर पुरुषुपंत 1590 तक जीवित रहता है। तो ग्वालदम का युद्ध वहाँ से हमें 1591 ही सही प्रतीक होता है। 1581 की जो तिथि है वो उतनी मान्य नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा बलभद्र के काल में ये भी है कि जो अकबर के समय, क्योंकि इसके हमने बहुत सारे नाम देखे, हमने बहादुर सिंह देखा और दूसरी चीज़ भी हमने दुलाला राम देखा, राम शाह देखा। राम शाह जो नाम है वो अकबरनामा में आता है कि जब अकबर के समय कई राजाओं ने विद्रोह किया तो उसी समय पर इस शासक ने भी उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो राम शाह उसी में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो ये शासक रहे हैं इनके बारे में ये है कि मुग़ल जो दस्तावेज हैं उसमें शाह शब्द नहीं दिखता है इन शासकों के लिए। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि मुग़ल दस्तावेजों में अगर हम औरंगजेब के समय की बात करें, औरंगजेब जो इसके बाद का है, औरंगजेब के समय जो दस्तावेज रहे हैं उसमें गढ़वाल शासकों के लिए कहीं पर भी शाह शब्द नहीं है। उसमें राम सिंह, मेदिनी शाह आता है, उसके लिए मेदिनी सिंह लिखा गया है। तो इसका मतलब यही हमारी बात जो भी पहले हमने देखा था कि क्या मुग़लों ने शाह की उपाधि दी थी,
तो वो तो पहले माना जाता था कि बलभद्र शाह को मुगलों ने शाह की उपाधि दी थी, लेकिन वास्तविक अर्थों में ये है कि ये जो शाह की उपाधि थी ये हकीकत में शाह शब्द है और वो एक राजा के प्रभुत्व संपन्न होने को इंगित करता है। तो ये परंपरागत तौर पर उनको मिली हुई थी। और अगर मुगलों ने दी होती तो मुगलों के जो दस्तावेज हैं, जैसे तुजुक जहांगीरी है या औरंगजेब के समय के दस्तावेज हैं, उसमें गढ़वाल राजाओं के लिए शाह शब्द का उपयोग होता, लेकिन वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत डिटेल से हमने बलभद्र शाह के बारे में पढ़ा। अब हम अगले शासक मान शाह के बारे में चीज़ों को देखेंगे। तो अगला जो हमारा शासक है वो है, पंवार राजाओं में जो अगला शासक है वो है मान शाह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसमें, मान शाह, जिसका टाइम पीरियड होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1593 से लेकर 1611 के बीच में। तो हमने कुल मिलाकर कनक पाल से लेकर अजय पाल के पूर्ववर्ती शासकों को भी देखा, और अजय पाल, सहज पाल और बलभद्र पाल तक के जो 3 बड़े शासक हैं उनको भी देख लिया है। अब हम पंवार वंश के एक बहुत बड़े शासक मान शाह को देखते हैं। तो मान शाह, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1593 और 1611 में भी देखने को मिलता है। 1593 से लेकर 1611 के बीच में देखने को मिलता है। और इसमें ये है कि जो हमारे परंपरागत वंशावलियां हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तीनों में परंपरागत वंशावलियां हों या रामायण प्रदीप हो, तो 2 हैं परंपरागत वंशावलियां, रामायण प्रदीप या गढ़वाल का ऐतिहासिक वृतांत करके जो पुस्तक है, गढ़वाल का ऐतिहासिक वृतांत नामक जो पुस्तक है, ये 2 परंपरागत वंशावलियां, रामायण प्रदीप और गढ़वाल का ऐतिहासिक वृतांत, इन तमाम पुस्तकों में मान शाह के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो इसको माना गया है कि ये बलभद्र शाह का या बलभद्रपाल का, बलभद्र शाह या बलभद्रपाल का उत्तराधिकारी था। उसके बाद ये सत्ता पर ये बैठा था। तो मान शाह के लिए तीनों में परंपरागत वंशावलियां, रामायण प्रदीप और गढ़वाल का ऐतिहासिक वृतांत, इन तीनों में नाम इसके आते हैं। दूसरी चीज़ इसके समय की क्या है वो हम देखते हैं। तो मान शाह एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है गढ़वाल के इतिहास को समझने के लिए, और इसके लिए
गर्वभंजन और महाराजाधिराज जैसे दो शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो एक ये हो गया कि ये बल भद्र शाह का उत्तराधिकारी है, और दूसरी चीज है कि इसे गर्वभंजन नामक पदवी से ये सुशोभित था, पदवी दे दी गई थी, क्योंकि युद्ध में ये अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करता था। ये बहुत वीर शासक रहा है पंवार राजाओं में, तो इसके लिए गर्वभंजन शब्द का प्रयोग उसने करा था। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज इसमें देखनी है वो है छपरांग पर आक्रमण, ये देखना है। तो पहले इसको हम समझते हैं कि ये आक्रमण क्यों हुआ, छपरांग कहाँ पर है और इसकी पूरी कहानी क्या है मानशाह के समय की। तो अगर हमें ये देखना है तो छपरांग का जो पोर्शन था वो कहाँ पर था। अभी हमने विजयपाल को अभी कुछ समय पहले देखा था जिसने भोट प्रदेश पर आक्रमण किया था, तो उसी चीज़ को हम दोबारा यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए कि बहुत पहले समय से ही जो उत्तरी गढ़वाल का पोर्शन था उस पर हमारे भोट देश से क्या होते थे, लगातार आक्रमण होते रहते थे। तो इससे यहाँ की जो जनता थी वो त्रस्त थी, व्यापार बाधित होता था। तो जब मानशाह 1593 में गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले इसी भोट देश के एक प्रांत, एक पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी भोट देश में एक जो पोर्शन था जिसको हम कह सकते हैं प्रांत था, उसका नाम छपरांग था। इस पर उसने अटैक करता है ये, और यहाँ पर उसने नियंत्रण स्थापित इसके द्वारा किया गया था। तो छपरांग पर आक्रमण की जो कहानी है उसको समझने से पहले हमने इसकी पोजीशनिंग देख ली, इसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी है उसको हमने देखा। और यहीं पर हम देखेंगे एक अन्य हिस्सा भी है, इसको हम कहा जाता है दापा। दापा का एक जो शासक था उसको भी हम देखेंगे। तो जब मानशाह के समय पश्चिमी भोट देश के जो आक्रमणकारी थे वो लगातार उत्तरी गढ़वाल के हिस्से पर आक्रमण कर रहे थे, तो उनके आक्रमण की वजह से शासन वहाँ पर नहीं चल पा रहा था। और जब मानशाह गद्दी पर बैठा तो उसने अभियान भेजे। वो अभियान क्या थे कि इसने मानशाह ने पहले धापा के शासक काकुआ मोर को, एक दापा का शासक है काकुआ मोर को पराजित किया। फिर आगे बढ़कर वो छपरांग की तरफ गया, छपरांग नामक प्रांत को भी उसने जीत लिया। तो जो दापा का शासक था काकुआ मोर, उसको उसने टैक्स देने के लिए बाध्य किया, प्लस उसने कुछ सोने प्राप्त किए, और इसके अलावा उसने चौसिंघा मेढ़ा उसके द्वारा प्राप्त किया गया। तो दो हैं, टैक्स देने के लिए बाध्य किया और दूसरा उसको चौसिंघा मेढ़ा प्राप्त हुआ, जो स्वर्ण एक तरीके से जो सोने का जो भंडार था वो उसको काकुआ मोर से मिला यहाँ से। फिर वो आक्रमण करते हुए आगे की तरफ वो बढ़ गया मानसा, और छपरांग के इलाके पर पहुँचा, और वहाँ से उसने एक तरीके से वहाँ पर भी उसने जो दुश्मन की सेना थी उसको पराजित किया। और वहाँ से जब लौटा तो वो अपने साथ कई सारे स्वर्ण कलश यहाँ पर लेकर आया। स्वर्ण कलश अपने साथ
लेकर वो आया था छपरांग के इलाके से। तो ये जो स्वर्ण कलश लाया उसने कहाँ रखा, वो उसने रखा था गौरी मठ के, ये स्वर्ण कलश उसने गौरी मठ के जो देवप्रयाग में स्थित है वहां पर उसने ये तमाम जो स्वर्ण कलश थे वो अपने स्थापित कराए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मानशाह है वो उत्तरी गढ़वाल से गढ़वाल की सीमा पर जो हमले होते रहे थे उसको उसने नियंत्रित करा। उसने दापा पर आक्रमण कर काकुआ मोर को टैक्स देने के लिए बाध्य किया, वहाँ से वो स्वर्ण मुद्राएं भी लेकर आया, इसके साथ चौसिंघा मेढ़ा भी वो अपने साथ लेकर आया। और इसके अलावा वो आगे बढ़ते हुए छपरांग के इलाके में उसने कब्जा किया, जो कि भोट प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक प्रांत हुआ करता था। वहाँ से वो स्वर्ण कलश उठाकर लाया था और उसने उस स्वर्ण कलशों को देवप्रयाग के जो गौरी मठ मंदिर है वहाँ पर स्थापित कराया था। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। इसके अलावा हमें यहीं पर ये चीज़ भी समझनी है कि जीतू बगड़वाल के पवाड़े में जो वीर गाथा है उसमें ये बताया गया है कि मान शाह ने जीतू को भोट देश का जागीरदार बना दिया था। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है मान शाह से संबंधित कि उसके समय पर जो भोट प्रदेश पर बहुत ज़बरदस्त सफल हमला किया गया वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में हमें ज़रूरी है और उसको देखना चाहिए। तो मान शाह से जुड़ा हुआ ये छपरांग का जो आक्रमण था वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका वर्णन रामायण प्रदीप और गढ़वाल का जो ऐतिहासिक वृतांत है उन दोनों में देखने को मिलता है। तो छपरांग के इस आक्रमण के बारे में जो चीज़ें उसने बाध्य की वहाँ के शासकों को देने के लिए उस बारे में, और जीतू बगड़वाल के पवाड़े में जो जीतू है उसको भोट देश का क्या माना गया है, जागीरदार, या हम कह सकते हैं फौजदार इसको कहा गया है। ये भी कुछ समझने वाली चीज़ है। अच्छा, मान शाह ने जब अपने उत्तरी गढ़वाल के हिस्से को अपने अधीन जो भोट देश के लोग करने की कोशिश कर रहे थे उस पर नियंत्रण करा, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन इलाकों में रहने वाले गढ़वाली व्यापारियों को हुआ। काफ़ी सारे व्यापार में फ़ायदे देखने को मिले। तो इसीलिए इस युद्ध का वर्णन हमें रामायण प्रदीप और गढ़वाल के ऐतिहासिक वृत्तांत वाले पोर्शन में हमें देखने को मिलता है। अब हम इसमें अगली चीज़ जो है वो है मान शाह के समय जो लक्ष्मण चंद्र के हमले हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लक्ष्मण चंद्र या लक्ष्मी चंद्र, तो यहां हम देखेंगे मान शाह के समय लक्ष्मी चंद्र के हमले। तो इसमें ये हमें देखना है कि
जब गढ़वाल पर पंवार शासकों के पंवार जो शासक था हमारा मानसा, तो उस समय चंद्रवंश के राजा लक्ष्मी चंद्र के 6 हमले हुए थे। शुरू में 6 हमले जो हुए उस लक्ष्मी चंद्र ने गढ़ राज्य पर करे और इस 6 हमलों में पराजय देखने को मिली हमारे लक्ष्मी चंद्र को। तो 6 हमले लक्ष्मी चंद्र के द्वारा पराजय का मुंह देखना पड़ा। जब उसने 7वां हमला करा मानसा की सीमा पर, तो उसने पैनोगढ़, ये पैनगढ़ या पैनोगढ़ पर उसने हमला किया। इस हमले में भी उसको पराजय मिली और इसके 2 सेनापति मारे गए। तो ये भी 7वां हमला भी उसका असफल रहा। और तब जाकर 8वां हमला जो उसने करा सीमांत इलाके में, बहुत मुश्किल से यहाँ से वो बचकर वापस जो था वो अल्मोड़ा जा पाया था। इसके 2 सैनिक भी मार दिए गए थे 7वें हमले में, जो उसके क्योंकि ये शुरुआती 6 हमले तो पूरी तरीके से असफल रहे। 7वें हमले में इसके 2 सेनापति भी मारे गए। और जब 8वां हमला होता है, तो ये 8वां हमला जो हुआ, इसमें उसको थोड़ी सी सफलता मिली, क्योंकि इसने गढ़ सेनापति जिसका नाम था खतड़ देव, उसको पराजित करा। तो इसके उपलक्ष्य में कुमाऊं के रीजन में एक उत्सव बनाया गया और उसी को कहा जाता है खतड़वा। खतड़वा। तो ये उत्सव क्या है कि अपनी 7 बड़ी पराजय के बाद लक्ष्मी चंद्र को जो एक छोटी सी जीत मिली, उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उसने खतड़ सिंह को पराजित किया, खतड़ देव या खतड़ सिंह इसका नाम था। इसको हम देखते हैं कि जो गढ़ सेनापति था खतड़ सिंह मारा गया था इस युद्ध में, जो 8वां उसने लक्ष्मी चंद्र ने गढ़ राज्य पर हमला करके। तो जो उत्सव मनाया गया वो खतड़वा कहा जाता है कुमाऊं में। इसको उत्सव जो था वो कुमाऊं में खतड़वे के नाम से जाना जाता है। तो वो लक्ष्मी चंद्र के समय हुआ था। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुड़ता है कि किस पंवार राजा के समय ये खतड़वा हुआ। तो वो कुमाऊं में मनाया गया। तो वो मानसिंह था गढ़वाल में और कुमाऊं राजा लक्ष्मी चंद्र हुआ करता था। तो ये हम यहाँ पर इस मानसा से जुड़ा हुआ एक अनदर फैक्ट है जो हमें देखना चाहिए। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो ये एक तरह से खतड़वा को मनाए जाने का एक ऐतिहासिक आधार भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसका हमें ऐतिहासिक आधार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक तरीके से जो गढ़वाल का मानसा है वो हमें उसके समय जो हमारे पास राजा होते हैं वो ये समझ में आता है कि इस समय तक भले गढ़वाल का जो हिस्सा रहा था वो एक तरीके से स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित था, और मानसा जो शासक है, इस मानसा नाम के शासक के साथ हम देख सकते हैं कि गढ़वाल के पोर्शन पर चाहे सहजपाल रहा हो या बलभद्रपाल रहा हो या अब हम देख रहे हैं मानसा रहा हो, ये तीनों शासक जो रहे हैं उनका अपना एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है मुगलों से। संबंध रहा है मुगलों से। तो ये मानशाह के समय भी स्थिति बनी रही थी, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा जो मानशाह है, इसके समय हमें जो शासक देखने को मिलेगा वो जहांगीर, और चंदों में हमें लक्ष्मी चंद्र देखने को मिलेगा।
तो इस तरीके से हमने मानशाह से जुड़े हुए उसके समकालीन शासकों के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी। अब मानशाह के समय एक बहुत बेहतरीन गढ़वाल के इतिहास को समझने वाला एक साहित्यिक ग्रंथ लिखा गया है, जिसका मैंने बहुत बार उल्लेख करा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखें, उस ग्रंथ का नाम है मानवोदय काव्य। तो ये जो मानवोदय काव्य है, ये मानशाह के समय इसकी रचना हुई थी। इसकी रचना करने वाले भरत कवि थे, जो कि कुछ समय तक जहांगीर के ज्योतिष भी रहे थे, और इनको जहांगीर के द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। तो ये जो मानवोदय काव्य है, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी कि मानशाह के समय लिखा गया था, और इसमें भरत मुनि जिन्होंने इसकी रचना करी थी, जहांगीर के भी दरबार में रहे थे, और उनको ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। और मानवोदय काव्य नाम की ये जो पुस्तक है, ये गढ़वाल के इतिहास को समझने के लिए प्रमुख आधार है। और इसी पुस्तक में इस वंश का संस्थापक किसे माना गया है? वो माना गया है अजय पाल को। तो कुल मिलाकर हमने आज एक बड़े सेक्शन को कंप्लीट किया है गढ़वाल के परमार वंश के बारे में, पवार वंश के बारे में। अभी बहुत सारे शासक बचे हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन हमने कनकपाल से लेकर जो अपनी सीरीज़ शुरू करी है, वो हमने मानशाह तक कंप्लीट करी है। तो आज के वीडियो लेक्चर को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप लोगों की तरफ से ज़रूरत ये है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझें, जहाँ ना समझ में आए उसको आप दोबारा रिपीट करके देखें, और अगर कुछ चीज़ें ना हो तो कमेंट के माध्यम से भी हमें सूचित करें। तो हमारा ये वीडियो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो लेक्चर को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम अब मानशाह के आगे की जो कहानी है पवार वंश की से जुड़ी हुई, वो हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।